Hello students, today we'll be studying about the electric dipole in electrostatics. What is electric dipole? Actually में electric dipole इस तरह से डिफाइंड है कि अगर आपके पास दो छोटे छोटे चार्जेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बना दिए। एक तो ये चार्ज है, दो छोटे छोटे चार्जेस हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, है ना, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो डायग्राम में आप देखेंगे, ये जो डिस्टेंस दिया होता है ये 2L दिया होता है और एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू। अब ये टू अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, तो इसका एक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट जो डिफाइंड है वो क्या है? डाइपोल मूवमेंट P वेक्टर इज इक्वल टू Q इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो 2QL इज डिफाइंड एज द डाइपोल मूवमेंट और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन की तरफ। तो P वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है ये होता है। करेक्ट? आपको डाइपोल मूवमेंट समझ में आ गया होगा। अब डाइपोल मोमेंट की ऑब्वियसली जो यूनिट जो होते हैं वो यूनिट क्या होने चाहिए? कूलम्ब क्योंकि इसके सही यूनिट कूलम्ब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये एक चार्ज दिया हुआ है। ये चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो रहा होगा? कूलम्ब मीटर। करेक्ट? ठीक है, सिंपल है। अब आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स से हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इस पर जो टॉर्क लगता है वो किस तरह से लगता है। तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें पूछा गया है एट ए डिस्टेंस x, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि हम यहाँ पर हमें एट ए डिस्टेंस r ऑन एन एक्सियल लाइन, हमें डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि सेंटर से डिस्टेंस r पर है। करेक्ट? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि पॉइंट P है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये डिस्टेंस हमें पता है कि ये डिस्टेंस ऑलरेडी L है और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी ऑलरेडी L है। तो यहाँ पर हम पहले इलेक्ट्रिक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। E ड्यू टू प्लस क्यू, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू जो होगा वो मैं ई क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ई प्लस क्यू, और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं ई माइनस क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्टिंग है ना, अपने आप इसको अट्रैक्ट करता है। ये हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, ई प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? ई प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू से लेके पॉइंट पी तक डिस्टेंस कितना है? आर माइनस एल होल स्क्वायर। करेक्ट है? ई ड्यू टू माइनस क्यू क्या होना चाहिए? वो जो कि अट्रैक्टिंग है, दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर, क्योंकि पी पॉइंट पी का जो क्यू माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है वो है आर प्लस एल। तो ये हो गया। करेक्ट? अब जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ई प्लस क्यू के डायरेक्शन में। तो ई नेट की जो वैल्यू होगी, दैट वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, ई नेट विल बी इक्वल टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यूज डाल देंगे, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर। इसको आप यहाँ पर निकालेंगे तो होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपन लोग कॉमन ले लेते हैं। तो
1/r - l होल स्क्वायर माइनस 1/r + l होल स्क्वायर। ठीक, अब मैं इसको राइट में कर देता हूँ। तो यहाँ पर q/4πε0 इंटू r + l होल स्क्वायर माइनस r - l होल स्क्वायर अपॉन r² - l² होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा q/4πε0 इंटू r² + l² ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4rl/r² - l² होल स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया ई नेट का। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये जो इसमें दिया हुआ है ये EXL ई नेट 2PR/4πε0 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, Q हमें पता है कि P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है, मैंने लिखी है कि नहीं, हाँ ऊपर लिखी ना, P की वैल्यू होती है 2QL। तो मैं यहाँ पर 2QL को P से रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2QL, यानी कि 2 × 2QL × R by 4πε0 into r² - l² होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2PR/4πε0 into r² - l² होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो कि जो एक्सप्रेशन ऊपर दिया हुआ है EXL का वो और ये बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए ये चीज़ हमें जो प्रूव करनी थी वो हमने EXL प्रूव कर दी है। तो इससे आप निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। कैसे निकालते हैं मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ही होता है। अब इसके कुछ वो होते हैं, मतलब स्पेशल केसेस। स्पेशल केस क्या होते हैं इसके, स्पेशल केस ये है इसका, स्पेशल केस इसका है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r व्हेन r इज वेरी मच ग्रेटर देन l, जब r बहुत बड़ा होता है ना लेंथ l से, तो उसके केस में क्या होता है, जब r बहुत ज़्यादा बड़ा होगा l से, तो उसके केस में क्या होगा ना, डिनोमिनेटर में जो l है वो हट जाएगा। तो हमारा जो ई नेट हो जाएगा ना उस केस में, तो ई नेट हो जाएगा हमारा 2PR/4πε0 इंटू r⁴, क्योंकि l तो हट गया, l 0 हो गया उस वाले केस में। नीचे है ना डिनोमिनेटर में इस वैल्यू इतनी छोटी होगी कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो जो वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी 2P/4πε0 इंटू r³। ये वैल्यू जाती है ये एक्सेल उसके केस में। क्लियर है, आ गया समझ में। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं डाइपोल बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो कि r डिस्टेंस पर है इक्वेटोरियल लाइन पर, है ना, यहाँ पर कि r डिस्टेंस पर है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये l है, ये वाला डिस्टेंस भी हमारा l है। तो हमारी जब अगर हम अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सबसे पहले, तो इस -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डैश्ड लाइन के डायरेक्शन में होनी चाहिए, और जो E+q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डैश लाइन के अलोंग होनी चाहिए जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारी वो +q की वजह से तो इस डायरेक्शन में होगी, इस ऐसे, है ना, लाइन ज्वाइनिंग दैम, लाइन ज्वाइनिंग +q से लेके पॉइंट P को इस डायरेक्शन में। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस डायरेक्शन में, लाइन ज्वाइनिंग बोथ।
ठीक। अब मान लेते हैं ये जो आपका एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। जो एंगल थीटा ये होगा, सेम ही एंगल थीटा ये होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो आपका जो ये वाला एंगल होगा, होना चाहिए ये वाला एंगल तो थीटा हो गया, और जो ये वाला एंगल है ये भी थीटा ही है। करेक्ट। अब यहाँ पर पहले मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि यहाँ पर ई, ये है ई प्लस क्यू और ये है ई माइनस क्यू। हम पहले क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट निकालेंगे, इनकी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो देखिए ऐसे होंगे। ये ई प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक तो इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका जो एक दूसरा कंपोनेंट होगा वो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है। और जो दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसका, दूसरी इलेक्ट्रिक ई माइनस क्यू का, उसका भी एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा। और वैल्यूज क्या क्या होंगी, इसकी जो वैल्यू है ये है ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये है ई प्लस क्यू साइन थीटा। थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख दूँगा ई प्लस क्यू। तो ये होता है ई प्लस क्यू, और ई प्लस क्यू साइन थीटा और कॉस थीटा। नीचे क्या होगा, नीचे ये जो है यहाँ पर, ये जो अपन ने बनाया है ये है ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और नीचे होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये वाला है ना। अब देखना वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट है, वर्टिकल, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या है। ई प्लस क्यू की वैल्यू है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का पॉइंट पी से डिस्टेंस क्या है, ये है, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। ऐसे ये भी जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका रूट ओवर है। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है। थोड़ा सा क्लियरली दिखा दे रहा हूँ आपको, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है। क्लियर। तो 4 पाई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट ओवर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ई माइनस क्यू जो होगा उसकी वैल्यू भी यही है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि सर आपने माइनस क्यू चार्ज क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने क्यू के जो माइनस क्यू का जो इफेक्ट है उसको ऑलरेडी डायरेक्शन के थ्रू दिखा दिया है। नॉर्मल अगर प्लस क्यू होता तो वो अपोजिट जा रहा होता उधर बाहर की तरफ, लेकिन माइनस क्यू की वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने उस चीज़ को ऑलरेडी अकाउंट कर लिया है। तो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू जो है ना इक्वल है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जो नेट होगी, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नेट, दैट विल बी इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और भी थोड़ा सा, तो ये जो वैल्यू है एक्चुअली ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ, 2 इंटू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एल अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2 QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। ये मेरी वैल्यू हुई ई नेट की। तो मैंने क्या किया, मैंने ई नेट की वैल्यू निकाल ली, ई नेट की वैल्यू निकाल ली एट ए पॉइंट पी विच इज ऑन ए इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पर आप ये एक्सप्रेशन देखोगे तो सेम ही आएगा इक्वेटोरियल लाइन पे, पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। इसका डायरेक्शन क्या है, अब देखिए इसने क्या बोला है, इसने जो इसका जो नेट डायरेक्शन आ रहा है वो राइट के डायरेक्शन में आ रहा है ना।
पर हमारा जो आ रहा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए इन्होंने ई इक्वल में माइनस साइन लगाया हुआ है। माइनस साइन का मतलब पर हमारा प्लस साइन आया है ना, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो आया है p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। पर हमारा जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट में है, जो एक्चुअल डायरेक्शन है इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया है अपने डायग्राम में वो राइट की तरफ किया है, और उसमें 9 माइनस साइन लगाया है, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में है जो हमारे डायरेक्शन में है। करेक्ट, तो अच्छे से प्रूव हो चुका है ये चीज। अब अब इसमें स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर इसका इसका जो स्पेशल केस था, स्पेशल केस क्या है, जिसमें आपके पास आर बहुत बड़ा है एल से, तो नीचे वाला जो एल है उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, नीचे वाले एल को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो उस केस में जो ई नेट आएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब आएगा, कि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा ना, आर स्क्वायर होल पावर 3/2, टू टू कैंसिल हो गया, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ये आ गया ई नेट स्पेशल केस में, हाँ, जो कि इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दोनों ही केस में, इलेक्ट्रिक डायपोल केस में हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डेरिवेशन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछी जाती है, और सीयूटी के हिसाब से आपको इसके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये जो इक्वेटोरियल लाइन पर और एक्सियल लाइन पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इससे एक प्रॉब्लम भी दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, प्रॉब्लम दिखाऊंगा। और ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Now let us solve a easy problem from the JEE Advanced. It was asked in 2010. इजी प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम टफ नहीं होता। इसमें मुझे एक चीज लग रही है कि यहाँ पर ना एक मिस्टेक की है इन्होंने, कि Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन्स होता है वो ये होना चाहिए इस डायरेक्शन में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Two electric field lines for a system of two charges Q1 and Q2 fixed at two different points on the x-axis as shown in figure. These lines suggest that, अब देखिए Q1 से तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अवे जा रही हैं, Q2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही हैं, तो इसका मतलब पहली बात तो ये सजेस्ट होता है कि Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, पहली चीज। दूसरा कि Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था पिछले क्लास में, पिछली वीडियो में। Q1 से जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ दीज लाइंस वो छोटी है, कम है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। लेकिन Q2 के पास जो लाइंस आ रही है उनमें स्पेसिंग ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो चार्ज Q1, जो Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू Q2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, लाइंस आर मोर क्लोजर नियर टू Q1, है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए तो पहली बात तो है। अब क्योंकि एडवांस में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना, सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने पहला कर दिया है मल्टीपल। तो तीसरा देख लेते हैं। एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। लेफ्ट ऑफ Q1 अगर आप देखें तो ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पर अवे जा रही होगी, Q2 नेगेटिव है तो इसके पास इधर आ रही होगी। तो इस पर Q2, क्योंकि मैं हमने ऑलरेडी देख लिया कि Q2 छोटा चार्ज है, अब ये Q2 से अगर डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस अगर x है और Q1 का जो डिस्टेंस है ये y है, ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स जो होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। तो F2 जो होगी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि F2 जो होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू Q2 जो कि छोटा है अपॉन एक्स स्क्वायर बड़ा। अब x ग्रेटर है, और F1 जो होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। करेक्ट। अब यहाँ क्या है दिक्कत, देखिए यहाँ पर क्या है, मैं जो आपको बताता हूँ। x है बड़ा y से, और
Q2 जो है वो है छोटा Q1 से, X बड़ा है, तो उसके केस में अगर इक्वल आना है इन दोनों को F2 और F1 को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। अब यहाँ पर अगर X बड़ा है तो Q2 को भी बड़ा होना चाहिए, है ना, पर Q2 तो छोटा है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग वे में चला गया। Q1 क्या है, Q1 बड़ा है, Y छोटा है, तो ये और इंक्रीज हो गया। तो F2 और F1 तो बैलेंस नहीं हो रहे ना, तो इसमें भी क्या हुआ, इस वाले केस में हो गया कि F2 इज लेस देन F1 हो गया, बैलेंस नहीं है, F2 लेस देन F1 हो गया, तो ये वाला केस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब फोर्थ वाला केस देख लेते हैं, ये सी ऑप्शन था। अभी डी वाले ऑप्शन में देखते हैं, डी वाले ऑप्शन में सिमिलर एनालिसिस करते हैं। F2 क्या है, वो प्रोपोर्शनल है Q2 बाई एक्स स्क्वायर के। सेम चीज अगर आप राइट में रखते तो देखिए यहाँ पर ये चीज मैं बता देता हूँ। अब x डिस्टेंस x यहाँ हो गया है और y डिस्टेंस जो है वो यहाँ हो गया है, राइट में हो गया। तो उसके केस में क्या हुआ है, और F1 है प्रोपोर्शनल टू Q1 बाई एक्स वाई स्क्वायर के। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि x छोटा हो गया है और Q2 छोटा था ही, तो इसका मतलब ये बैलेंस हो रहा है, यानी कि न्यूट्रलाइज हो रहा है। और Q1 क्या है, Q1 बड़ा है और y की वैल्यू भी बड़ी है, तो ये भी इसके बैलेंस हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है। तो उसके केस में हमारे पास F1 इज इक्वल टू F2 पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। ये पॉसिबल नहीं है, तीसरा ये पॉसिबल नहीं है सी वाले केस में, पर डी वाले केस में पूरा पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर की जो डिनोमिनेटर में जो चीज होती है वो नीचे डिक्रीज हो रही है, तो वो पूरा जो उसका रेसिप्रोकल होता है वो इंक्रीज होता है। Q2 डिक्रीज हो रहा है, 1/x² इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना, सही रहेगा, एक बैलेंस वैल्यू रहेगी। और Q1 इंक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, तो 1/y² डिक्रीज होगा, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। इसलिए इस डी वाले केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, और F1 इक्वल टू F2 पॉसिबल है, सी वाले केस में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ए और डी होना चाहिए, ए एंड डी आर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन जो कि सिर्फ हमने रीजनिंग से सॉल्व कर लिया है। तो ऑल द बेस्ट। तो मैं इसको बंद करता हूँ, ऑल द बेस्ट। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरे वीडियोस, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाऊंगा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फिर उसके बाद गॉस थ्योरम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।